बिल्कुल ऐसे ही हमने अपनी इंडस्ट्रीज़ को जब प्रोटेक्ट किया तो हमने उनको कॉम्प्लेसेंट बना दिया, हमने उनको 30-35 साल तक प्रोटेक्ट किया। हमें क्या लगा था? हमें लगा था हम इनको प्रोटेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बड़ी कंपनीज बने, बड़ी इंडस्ट्रीज बने। जब ये बड़ी हो जाएंगी तब हम इनको कंपटीशन के लिए छोड़ देंगे, तब ये बाकी की बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ कॉम्पीट करेंगे। लेकिन हमारी इंडस्ट्रीज कभी बड़ी बनी ही नहीं। वो जब बन रही थी बड़ी तो उन्होंने टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया। क्यों? उनको लगा कि भाई हम ही तो है, इंडिया में तो बाहर से किसी को अलाउड भी नहीं है गाड़ियाँ बेचना, तो हम ही वही पुरानी एम्बेसडर फटी पुरानी कार बेचते रहेंगे। उसमें न क्वालिटी, न सीट्स अच्छी, न माइलेज अच्छी, कुछ भी नहीं, बस वही बेचते रहो क्योंकि उनको पता है कि क्या कर रहे हो। क्योंकि उनको पता है कि मैं जो गाड़ियाँ बना रहा हूँ वो इंडिया में मुझको ही बेचनी है ना। तो उसको पता है कि यार मेरे बगैर कोई है नहीं जो गाड़ियाँ बनाएगा, तो उसको वो कॉम्प्लेसेंट हो गया, वो आराम से बना रहा है, वही गाड़ियाँ बना रहा है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं कर रहा है। तो इसकी वजह से इन्फैक्ट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट था तो अच्छा आर्ग्यूमेंट, लेकिन हमने प्रोटेक्शन जो अपनी इंडस्ट्रीज़ को दी वो सिर्फ प्रोटेक्शन नहीं थी, वो ओवर प्रोटेक्शन थी। हमने कुछ ज़्यादा ही प्रोटेक्ट कर लिया, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ हमारी कॉम्प्लेसेंट हो गई। उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी इंप्रूव नहीं की, उन्होंने कंटिन्यूस चेक्स एंड बैलेंसेस की वजह से अपनी प्रोडक्शन को इंप्रूव नहीं किया, अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव नहीं किया। सो इनफैक्ट इंडस्ट्री आर्गुमेंट कुछ ऐसा ही है। हाँ, पांचवा लिखो, महालनोबिस स्ट्रैटेजी। Mahalanobis strategy. Well, this is the strategy that actually used Harry-Dumar model, HD model. Mahalanobis strategy भी असल में HD model पे ही काम करती है। अब Mahalanobis strategy क्या है? Mahalanobis strategy आपको बोलती है you should focus, आपकी जो strategy होनी चाहिए that has to be unbalanced growth strategy. Unbalanced growth strategy. यानी you don't have the resources to invest in each and every sector. Therefore, आप क्या करो, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में पैसा लगाओ और वहाँ से सरप्लस जनरेट करो। तो उन्होंने देखा कि हमारे पास इतने सारे सेक्टर्स हैं और हम हर सेक्टर में पैसा नहीं लगा सकते हैं, तो किसी एक सेक्टर में लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कौन सा सेक्टर लगाएंगे? बोला कि भाई हैवी इंडस्ट्रीज़ पे लगाते हैं। किस पे? हैवी इंडस्ट्रीज़। क्योंकि हमने डेवलप्ड वर्ल्ड में देखा था हैवी इंडस्ट्रीज़ जब ग्रो करती है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट होता है, वेल्थ जनरेट होती है। सो हमने वही स्टार्ट किया, हमने हैवी इंडस्ट्रीज़ पे पैसा लगाया और हैवी इंडस्ट्रीज़ में हमने अलग अलग प्लांट्स खोले, फिर हमने मशीनरी बाहर से मंगवाई। तो खासकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इंडिया में शुरू हो गई विद द लॉन्च ऑफ महालनोबिस स्ट्रैटेजी। सो दे फोकस्ड ऑन हैवी इंडस्ट्री। हैवी इंडस्ट्रीज़ में दो चीज़ें होती है, एक होती है आपकी बेसिक इंडस्ट्रीज़, एक होती है आपकी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री सिंपली वो इंडस्ट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होगा उस इंडस्ट्री को डेवलप करने में, शुरू करने में। तो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री में जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए टू स्टार्ट द इंडस्ट्री, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा मशीनरी। बेसिक इंडस्ट्री होती है जैसे आपकी मिनरल इंडस्ट्री है, मिनरल इंडस्ट्री दैट इज़ अ बेसिक इंडस्ट्री, जैसे आयरन एंड स्टील है वगैरह वगैरह, that is your basic industry. So we focused on both of them, the capital goods industry as well as the basic industry known as the heavy industries. तो heavy industries पे focus करने को किसने कहा था आपको? महालनोबिस ने, है ना? महालनोबिस ने। क्या था मतलब? पैसे कहाँ से लाए? आपने थोड़ी ना कोई इतना ज़्यादा हैवी इंडस्ट्रीज़ डेवलप की थी कि उसके लिए इतना ज़्यादा पैसा चाहिए होते। हमने सिर्फ 3 जगह पर इंडस्ट्रीज़, रूरकेला पे वगैरह मैं लिखाऊंगा अभी कहाँ कहाँ पर 3 ही इंडस्ट्रीज़ डेवलप की, उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे जमा करने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए लिखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो मैंने एक जनरल आइडिया दे दिया ना आपको पहले 3 का, है ना? अब लिखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हाँ, बहुत ज़्यादा था। मैंने कहा ना अभी फिस्कल डेफिसिट, जब भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा था तो फिस्कल डेफिसिट भी और भी ज़्यादा था। तो फिस्कल डेफिसिट के लिए हम उस वक्त सबसे ज़्यादा बोरोइंग कहाँ से करते होते? मार्केट से नहीं बल्कि आरबीआई से। तो आरबीआई को बोला जाता था छापो पैसा, वो छाप के देता था और हम उसी से खर्चा करते थे। तो हम अब देखेंगे फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अब हम तेज़ी से आगे जा रहे हैं बिकॉज मैंने जो आइडिया देना था वो दे दिया मैंने, अब आपको सब समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, मैं तेज़ी से फैक्ट्स बता रहा हूँ, आप लिखते जाइए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसने बनाया था? आर्किटेक्ट कौन था इसका? के.एन. राज। के.एन. राज, द आर्किटेक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान, के.एन. राज। शुरू कब हुआ? 1951 में।
फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे, है ना? एग्रीकल्चर में मेन चीज आपको क्या चाहिए होती है अगर आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ानी है? इरिगेशन चाहिए कि नहीं? तो हमने क्या किया, हमने इरिगेशन के लिए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट शुरू किए पहले 5 ईयर प्लान में। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। जैसे कि हमने इसमें 3 प्रोजेक्ट शुरू किए। भाखरा नंगल डैम, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, भाखरा नंगल प्रोजेक्ट, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, हिराकुड वैली प्रोजेक्ट, हिराकुड वैली प्रोजेक्ट। So these were some multi-purpose river valley projects. Okay? अच्छा, एग्रीकल्चर की ही बात हो रही है। इरिगेशन के साथ साथ व्हाट एल्स डू यू नीड? उस वक्त वहां पे जमींदारी सिस्टम चल रहा था, है ना? तो हमने क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स किए। क्या किया? लैंड रिफॉर्म्स किए। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स पूरे इंडिया में शुरू हुआ, तो हमने कश्मीर में भी किया ना लैंड रिफॉर्म में। एक अबॉलिशन ऑफ जमींदारी के बाद हमने क्या किया? जैसे अबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, उसके बाद हमने बोला ना वो स्लोगन, लैंड टू द टेलर्स, है ना? क्या 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 नाम? टेलर। कौन सा? परमानेंट सेटलमेंट अच्छा नहीं है, सागो प्रूहन, वो प्री इंडिपेंडेंस में था। ओके, अबॉलिशन ऑफ लैंड टू द टेलर्स, टेलर्स बोलते उसको, TI, ओके, लैंड टू द टिलर्स, वो तो ठीक है, स्पेलिंग यही है ना? ओके, अच्छा, ये किया लैंड रिफॉर्म्स। अच्छा, इसमें रिफॉर्म्स के बाद और मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बाद क्या हमने एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ा ली होगी? बढ़ा ली होगी ना? तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन दोनों की वजह से बहुत बढ़ गई थी पहले ही 5 ईयर प्लान में। ओके, सो दिस इज द रीजन पहला 5 ईयर प्लान अच्छा क्यों गया, है ना? उसने ग्रोथ अचीव की ना। दिस इज द रीजन, क्योंकि हमने लैंड रिफॉर्म्स किया एग्रीकल्चर में, और क्या किया? इरिगेशन पर्पसेस के लिए मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ी तो फायदा हुआ। उसके बाद हमने कुछ और भी चीज़ें की पहले ही 5 ईयर प्लान में। हमने इंडिया में पहले 5 IITs शुरू किए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज, 5 IITs। हमने इसी 5 ईयर प्लान में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन भी शुरू किया। हमने इसी 5 ईयर प्लान में एटॉमिक एनर्जी कमीशन भी शुरू किया, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्या पहले 5 ईयर प्लान में हमने कुछ फोकस इंडस्ट्रीज पे किया होगा? बिल्कुल किया होगा, ठीक है, बिल्कुल किया होगा। इंडस्ट्रीज के बगैर तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मेजॉरिटी फोकस किस पे था? एग्रीकल्चर पे, लेकिन इंडस्ट्रीज पे भी हल्का फोकस किया। लेकिन कौन सी इंडस्ट्रीज? हैवी इंडस्ट्रीज नहीं, बल्कि प्री इंडिपेंडेंस कॉटेज इंडस्ट्री, जो हमारी पहले से आती जाती थी, कॉटन इंडस्ट्री या आपके खादी एंड विलेज इंडस्ट्री जो हमारी हुआ करती थी, उन्हीं को थोड़ा फोकस दिया हमने। तो दोनों से, लेकिन मेजॉरिटी फोकस एग्रीकल्चर का था, तो उसी से हमने ग्रोथ देखी। सेकेंड 5 ईयर प्लान समझ आ रहा है? सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान में अब क्योंकि एग्रीकल्चर में हमने काम कर लिया था, तो वी शिफ्टेड टू इंडस्ट्रीज, है ना? कौन सी स्ट्रैटेजी ली? महालनोबिस स्ट्रैटेजी, विच इज एन अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। थीम क्या थी? रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड द फोकस वाज ऑन हेवी इंडस्ट्रीज। बोला ना मैंने ऑलरेडी, हेवी इंडस्ट्रीज। अब ये हैवी इंडस्ट्रीज हमने कहां कहां पे सेटअप की? 3 जगह पर, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। इन हेवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए, क्या नाम है सर आपका? माजिद।
अब ये सिर्फ 3 ही इंडस्ट्रीज़ है। तो आपको जो पैसा चाहिए था, एक तो आपने आरबीआई से फंडिंग कराई, सेकेंडली हमने इसमें शुरू करने के लिए यूएसएसआर से बहुत हेल्प ली है, ठीक है, यूएसएसआर से। और यूएसएसआर ने बहुत इन्वेस्टमेंट की इन 3 हैवी इंडस्ट्रीज़ में। सो हम कह सकते हैं ये 3 हैवी इंडस्ट्रीज जो बनी यहाँ पे, जिसमें यूएसएसआर ने अपना काम किया, हम कह सकते हैं कि ये इंडिया का पहला एफडीआई कंसिडर किया जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई इन इंडिया। एफडीआई का मतलब जब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, शॉर्ट में, असल में वो नहीं है पर शॉर्ट में, ठीक है, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एफडीआई इन इंडिया। इसी प्लान में, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, अब इंडस्ट्रीज की बात हो रही है ना, तो हमने एक और चीज शुरू किया, हमने एक लोकोमोटिव फैक्ट्री शुरू की। लोकोमोटिव फैक्ट्री, ये कौन कर रहा है? गवर्नमेंट है ना। लोकोमोटिव फैक्ट्री जहां पर इंजन वगैरह मैन्युफैक्चर होता है, कहां पे? क्या? वेस्ट बंगाल में, चितरंजन। चितरंजन इज अ प्लेस इन वेस्ट बंगाल, चितरंजन। सो इन चितरंजन वी स्टार्टेड अ लोकोमोटिव फैक्ट्री इन द वेस्ट बंगाल, ओके। देन इसी में हमने एक और फैक्ट्री शुरू की, अ कोच फैक्ट्री। कोच फैक्ट्री, जिसमें हम जो क्रिकेट के प्लेयर्स थे उनको हम ट्रेनिंग देते थे, ठीक है। तो क्रिकेट प्लेयर्स को, क्योंकि क्रिकेट पहले से था ना इधर, को ट्रेनिंग होती थी। लिखो लिखो, सच में कोच फैक्ट्री, जो ट्रेन्स के कोचेस होते हैं ना, वहां पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती थी, कोच फैक्ट्री एट चेन्नई पेराम्बूर, एट चेन्नई पेराम्बूर। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था? 1956 से 61। इसी सेकेंड 5 ईयर प्लान में पहले ही साल यानी 1956 में वी केम अप विद न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, या इसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन में इन्होंने क्या बोला? पहला फेज है, तो उन्होंने कहा, मेजॉरिटी इन्होंने जो कहा कि हम जो भी यहाँ पर काम करेंगे, हम जो भी इंडस्ट्रीज खोलेंगे, उसमें हमने कहा कि 3 लेवल्स पे हम इंडस्ट्रीज को सेटअप करेंगे। पहली वो इंडस्ट्रीज होंगी जो क्या होंगी? स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। क्या होंगी? स्टेट ओन्ड। तो मेजॉरिटी आपकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज क्या होंगी? स्टेट ओन्ड। सेकेंड उन्होंने कहा प्राइवेटली ओन्ड इंडस्ट्रीज या प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, प्राइवेट इंडस्ट्रीज। थर्ड उन्होंने कहा मिक्स्ड इंडस्ट्रीज। तो आप देख रहे हैं पहले ही 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रियल रेजोल्यूशन 1956 में उन्होंने प्राइवेट को काम करने की इजाजत दे दी, बट दे वर हाईली रेगुलेटेड, दे वर हाईली रेगुलेटेड अंडर द सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस, अंडर द सिस्टम ऑफ लाइसेंसेस, and hence the process of license raj, license raj, license raj की वजह से क्या होता है? रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या है? ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो काम करने नहीं देते, अपना पैसा निकालते हैं, उसको हम रेड टेपिज्म कहते हैं। समझ आ रहा है? तो हमने प्राइवेट इंडस्ट्रीज को काम करने दिया, बट दे वर हाईली रेगुलेटेड अंडर द सिस्टम्स ऑफ लाइसेंसेस। सो द प्रोसेस ऑफ लाइसेंस राज लेड टू रेड टेपिज्म, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। उसके बाद मिक्स्ड सिस्टम था, जहां पर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करता था। पर इसमें भी बताइए, मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके हाथ में होता? गवर्नमेंट के हाथ में। तो मिक्स्ड इंडस्ट्रीज में गवर्नमेंट हैड द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल अथॉरिटी।
और प्राइवेट सेक्टर को हमने सिर्फ एक सप्लीमेंट्री रोल दिया था. ओके, जस्ट अ सप्लीमेंट्री रोल. देन वी हैव द ओके थर्ड 5-year plan. Third 5-year plan. Period. The last 5-year plan of the first phase, है ना. अब देखिए फोकस किस पे था? सेल्फ फोकस. थीम देख के बताओ. अब देखिए सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ मतलब क्या इसका ये मतलब है आपने वो थीम रखी है. थीम इंसान क्या रखेगा, ऑब्जेक्टिव इंसान क्या रखेगा, जो वो करना चाहेगा, मतलब जो उसके पास नहीं है वो उसको अचीव करना चाहता है. तो हमारे पास सेल्फ सस्टेनेंस नहीं था, तब जाके आपने ये थीम रखी. आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं थी, तब जाके रैबिट इंडस्ट्रियलाइजेशन आया. यानी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी. ये किस में सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी? हमने देखा, देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई. जैसे ही आपका थर्ड 5-year प्लान शुरू हुआ, सेकेंड 5 साथ लिखना. सेकेंड 5-year प्लान में फोकस हमने शिफ्ट किया था फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज. वो भी कौन सी इंडस्ट्रीज? वो इंडस्ट्रीज नहीं जिसमें इंडिया अच्छा है. इंडिया कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज में अच्छा है, जैसे टेक्सटाइल वगैरह में. लेकिन हमने हेवी इंडस्ट्रीज पे पैसा लगाया और हम उसमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. अब हैवी इंडस्ट्रीज में जब पैसा जाएगा, इंडिया में आप हैवी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, बाहर से मशीनरी लानी पड़ेगी, बाहर से एक्सपर्टीज लाना पड़ेगा, बाहर से टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, है कि नहीं. तो दीज हैवी इंडस्ट्रीज डिपेंडेड ऑन हैवी इंपोर्ट्स. दे डिपेंडेड ऑन हैवी इंपोर्ट्स. बाहर से बड़ी बड़ी मशीनें इंपोर्ट करनी पड़ती है आपको. और जब आप बाहर से इतनी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको उनको देना क्या पड़ेगा? डॉलर देना पड़ेगा, है कि नहीं. डॉलर देना पड़ेगा तभी तो इंपोर्ट होगा. और आपको इंपोर्ट करने की वजह से आपके पास जो डॉलर है वो क्या हो गया? कम हो गया. यानी फॉरेक्स क्या हो गया? कम हो गया. तो इंडिया में जब फॉरेक्स कम हो जाता है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हो और बहुत ज़्यादा पैसा इंडिया से बाहर जा रहा है, तो फॉरेक्स आपका कम हो रहा है. फॉरेक्स कम होने को हम कहते हैं BOP क्राइसिस. क्या कहते हैं? BOP क्राइसिस. दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस. बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस सिंपली है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट कि इंडिया से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है और कम पैसा अंदर आ रहा है. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है या नहीं? ओके, आगे बढ़े. तो इंडिया में क्योंकि ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा था इन हैवी इंपोर्ट्स की वजह से, उसकी वजह से इंडिया का डॉलर कम हुआ, फॉरेक्स कम हुआ, तो BOP क्राइसिस हो गया. ये तो पहला मसला. BOP क्राइसिस तो आपका पहले ही इस वजह से हुआ बिकॉज आप महालनोबिस स्ट्रैटेजी अपना रहे थे, है ना. महालनोबिस स्ट्रैटेजी. तो अब हम देखेंगे थर्ड 5-year प्लान में क्या इश्यूज हुए. थर्ड 5-year प्लान में सबसे पहला इशू क्या हुआ? BOP क्राइसिस हुआ ना. BOP क्राइसिस. यहां से दूसरा इशू हो गया. दूसरा इशू हो गया सेकेंड 5-year प्लान में हमने फोकस शिफ्ट किया फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज में आपने जो भी करना था वो तो कर लिया. एग्रीकल्चर में नेग्लेक्ट हो गया. उसकी वजह से देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ फूड. देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ फूड. एक तो था ही, आपने एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया, उससे तो शॉर्टेज ऑफ फूड हुआ ही. प्लस इंडिया में उस वक्त काफ़ी ज़्यादा फेमाइंस हो गए, काफ़ी ज़्यादा ड्रॉट हुआ, मानसून अच्छा नहीं आया, टाइम पे रेंज भी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम हो गई. इसकी वजह से इंडिया में क्या हो गया? शॉर्टेज ऑफ फूड. अब आपको क्या चाहिए? फूड चाहिए ना. फूड चाहिए, हमारे पास नहीं है फूड, खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसीलिए आपके पास जितना फूड कंजम्पशन होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा बिकॉज यू हैव अ शॉर्टेज ऑफ. इसीलिए थीम क्या थी? सेल्फ सफिशिएंसी. समझ आ रहा है? यानी आपको खाना चाहिए, आपके पास खाना नहीं है,
तो आपका थीम यही बन गई इसमें। अब खाना जब नहीं है, आपको खाना इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। तो हमने इंपोर्ट किया यूनाइटेड स्टेट्स से। कहाँ से? और यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें खाना दिया अंडर द स्कीम ऑफ PL 480, पब्लिक लॉ 480। यूनाइटेड स्टेट्स ने स्कीम बनाई हमारे लिए, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ने हमें वीट सप्लाई किया। क्या किया? वीट सप्लाई किया। समझ आ रहा है? अब ये इंडिया है, ये यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स है। ये क्या सप्लाई कर रहा है आपको? वीट सप्लाई कर रहा है अंडर द स्कीम PL 480। तो इंडिया को इनको क्या देना पड़ेगा? डॉलर। दे सकता है? दे सकता है। कहां से देगा? इधर क्या चल रहा है? BOP क्राइसिस। अब उन्होंने कहा नहीं यार, अब तुम्हारा इंडस्ट्रीज तो 3 ही सेटअप की है, कितना ही तुम्हारा BOP क्राइसिस हो गया होगा, है ना। तो इंडिया ने बोला नहीं, हमारा बहुत BOP क्राइसिस है। बोला क्यों? बोला कि भाई एक तो BOP क्राइसिस है हेवी इंडस्ट्रीज पे फोकस करने की वजह से, दूसरा BOP क्राइसिस है चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारा वॉर हो गया इसी पीरियड में, हुआ कि नहीं। तो चाइना पाकिस्तान वॉर की वजह से हमें डिफेंस में भी बहुत इंपोर्ट करना पड़ा। समझ आ रहा है? भरा ना फुल? डिफेंस में भी बहुत इंपोर्ट करना पड़ा। तो चाइना के साथ वॉर कब हुआ? 1962 में, और पाकिस्तान के साथ 65 में। तो 62 वॉर विद चाइना, 65 वॉर विद पाकिस्तान। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया ने कमाल के डिफेंस में भी इंपोर्ट्स किए, उसकी वजह से फॉरेक्स और कम हो गया ना। तो अब जब यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया की हालत देखी कि इंडिया के पास फॉरेक्स बिल्कुल भी नहीं है, एक तो इंडस्ट्रीज से बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल इंपोर्ट कर रहे हैं, सेकंड डिफेंस इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम हमें रुपया ही दे दो। क्या दे दो? तो इंडिया ने जो PL 480 में फूड इंपोर्ट किया है, दैट वाज ऑफ 32 बिलियन रुपीज़। 32 बिलियन रुपीज़। तो इंडिया ने रुपी में, यूनाइटेड स्टेट्स ने रुपी में पैसे लिए हैं उस वक्त हमसे। समझ आ रहा है? ऑफ 32 बिलियन रुपीज़। 32 बिलियन कितने करोड़ हो गए? 320 करोड़ रुपए का खाना इंपोर्ट किया था, इतना शॉर्टेज हो गया था। समझ रहे हो या नहीं? Okay. So this was the problem in the third 5-year plan. अब बताइए इसमें हमारा फोकस क्या था? सेल्फ सफिशिएंसी है ना। सो द एम वाज, लिखिए, द एम वाज टू मेक द इकोनॉमी इंडिपेंडेंट। The aim was to make the economy independent. To reach the self-active takeoff stage. To reach the self-active takeoff stage. ओके तो आपको क्या क्रिएट करना है? सेल्फ सफिशिएंसी, है ना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं गैडगिल योजना। क्या कहते हैं? गैडगिल योजना। यही है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हो रही थी, आपने गैडगिल योजना बनाई। दिस इज नोन एज गैडगिल योजना। सेल्फ सफिशिएंट टेक ऑफ पोजीशन। अब बताइए, एक तो अब यूनाइटेड स्टेट्स से आपने शॉर्टेज ऑफ फूड में रुपया तो दे दिया, लेकिन इंडिया के पास फॉरेक्स क्या है? बहुत कम है ना। फॉरेक्स बहुत कम है। जब फॉरेक्स बहुत कम होता है तो आपको कुछ ना कुछ एनर्जी भी इंपोर्ट करते थे आप, है ना। आपको फॉरेक्स बढ़ाना है, कैसे भी डॉलर चाहिए आपको। तो हमें डॉलर बढ़ाने के लिए हमने क्या किया? हम किसके पास गए? IMF के पास। तो इंडिया IMF के पास थर्ड 5-year प्लान में ही गया था पहली बार IMF से लोन लेने के लिए। तो IMF ने हमें लोन दिया और हमारा ये मसला थोड़ी देर के लिए टल गया। ठीक है, तो इसके लिए इंडिया ने ये भी बोला आपको डॉलर बढ़ाना है। क्या करना है? डॉलर बढ़ाना है। तो पहला काम क्या है? किसके पास जाओ? IMF आपको डॉलर देगा, ठीक है ना। उससे फॉरेक्स थोड़ा बहुत बढ़ेगा। दूसरा चीज़,
उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, फॉरेक्स अगर बढ़ाना है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना है या इंपोर्ट? एक्सपोर्ट बढ़ाना है ना, तो इंडिया से जब एक्सपोर्ट जाएगा तभी तो डॉलर आएगा अंदर, तो हमें एक्सपोर्ट बढ़ाना है। तो इंडिया ने क्या बोला कि एक्सपोर्ट बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। और एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? उन्होंने कहा करेंसी को डिवैल्यू कर लो। क्या करो? करेंसी को डिवैल्यू करो। तो हमने रुपये को डिवैल्यू कर दिया, और जैसे ही रुपया डिवैल्यू हुआ एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी की वजह से एक्सपोर्ट्स सस्ते होते हैं और वो ज़्यादा उनको कम प्राइसेस पे ऊपर बेच सकते हैं। तो हमने डिवैल्यूएशन कराई। बताइए इधर हम इसको क्यों नहीं बोल रहे हैं डिप्रिसिएशन कराई? बिकॉज उस वक्त इंडिया फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पे था। किस पे? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, यानी सेंट्रल बैंक खुद फिक्स करता था रुपए का क्या प्राइस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू डॉलर। ये सेंट्रल बैंक खुद फिक्स करता था 18 रुपए पे। फिर उन्होंने कहा इसको डिवैल्यू करेंगे, खुद ही इसका डिवैल्यू करेंगे। तो उसने कहा कि अब 18 से 24 पर ले आते हैं इसको। कितना? तो 24 रुपए का $1 हो गया। जब आपने डिवैल्यूएशन कराई तो आपके एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू होते हैं। समझा? दैट वाज ऑल डन बिकॉज ऑफ द बैकड्रॉप ऑफ बीओपी क्राइसिस। आगे बढ़े। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए, जब आपका फॉरेक्स काफी कम है, व्हाट विल हैपन टू इन्फ्लेशन? को मैं ये वैल्यूज आपको दे तो दूंगा पर वो याद नहीं रहेगा। अब स्टोरी में समझो, ये बीओपी क्राइसिस है, पैसा नहीं है, डॉलर भी नहीं है, तो इन्फ्लेशन पे क्या असर पड़ेगा? कम होगी। और इसको मारो मारो इसको। देखो, इन्फ्लेशन क्या मैं कह सकता हूं? इन्फ्लेशन तब होती है जब रुपया ज़्यादा है, कह सकता हूं ना मैं। अब देखिए, फॉरेक्स आपका बहुत कम है, ठीक है, तो आपका डॉलर बहुत कम है। डॉलर जब कम है, रुपया उसके मुकाबले में बहुत, क्या मैं कह सकता हूं, जैसे ही आपका फॉरेक्स कम हो जाता है आपकी करेंसी डिप्रिशिएट हो जाती है। होती है कि नहीं? करेंसी डिप्रिशिएट होती है क्योंकि डॉलर कम हो गया। डॉलर जब कम होगा रुपया ज़्यादा हो जाता है, और रुपये का परचेजिंग पावर कम होते जाता है, और जब रुपया ज़्यादा होगा तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन इतनी बढ़ी वो 36% तक पहुंच गई। कितना? 36%। समझ आ रहा है? उसके ऊपर आरबीआई ने फिर से डिवैल्यूएशन कराई और भी ज़्यादा नीचे गिर गया। तो हमने देखा कि इंडिया में हाइपर इन्फ्लेशन हो सकती है। क्या हो सकता है? हाइपर इन्फ्लेशन। हमने आरबीआई को बोला भाई इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ठीक, एक तो फॉरेक्स कम है, रुपया ज़्यादा है, तो रुपये पे स्ट्रेस पड़ता है जब फॉरेक्स कम हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से रुपये का वैल्यू कम हो जाता है, इन्फ्लेशन, महंगाई होने लगती है। ऐसे पाकिस्तान में अभी इमरान खान क्या बोल रहा है? बोला है भाई एक्सपोर्ट बढ़ाने, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगे तो आपका डॉलर कम हो जाएगा, रुपये सस्ता हो जाएगा, रुपये सस्ता हुआ सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। समझ रहे हो? इसी को हम कहते हैं जब आपका फॉरेक्स कम होता है रुपये पे स्ट्रेस पड़ता है। स्ट्रेस पड़ने का मतलब रुपये का परचेजिंग पावर कम हो जाता है। परचेजिंग पावर कम हुआ सारी चीज़ें महंगी हो जाएगी। समझा? तो महंगी होने का मतलब 36% की इन्फ्लेशन। ओके, अब ऐसी सिचुएशन में हमें अब 4th 5 ईयर प्लान शुरू करना है ना? लेकिन हमने देखा 4th 5 ईयर प्लान कब से है भाई? 69 से 74। 4th 5 ईयर प्लान ऑलरेडी तैयार था लॉन्च के लिए। ठीक, तो आपका 3rd 5 ईयर प्लान कब खत्म होता है? 1961 से 66। 66 से ही हम नया 5 ईयर प्लान शुरू करने वाले थे। दैट वाज द 4th 5 ईयर प्लान। पर प्रॉब्लम ये हो गई, काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है ना? इन्फ्लेशन कमाल की है। हमारा बीओपी क्राइसिस चल रहा है, यानी फॉरेक्स काफ़ी कम है। हमारा फूड शॉर्टेज चल रहा है ना? हमारा फूड शॉर्टेज चल रहा है। हमारे साथ वॉर्स भी हो रहे हैं पॉलिटिकल फ्रंट में, और ऊपर से टटपियो ब्याख तावन, नेहरू भी मर गया और शास्त्री भी मर गया, दोनों मर गए। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई इंडिया में।
और ऐसी सिचुएशन में हम 5 साल का प्लान नहीं बना सकते थे, तो हमने कहा बंद करो इसको, ठीक है। तो हम प्लान हॉलिडे पे चले गए। तो हमने 3 5 ईयर प्लान तो कर लिए, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर हम दूसरा 5 ईयर प्लान शुरू नहीं कर सकते थे। यू स्टार्टेड द प्लान हॉलिडे। तो हम 3 एनुअल प्लान्स लेकर आए। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हम क्या लेकर आए? 3 एनुअल प्लान्स और सब हेडिंग प्लान हॉलिडे, प्लान हॉलिडे। इसमें हम क्या लेकर आए? 3 एनुअल प्लान्स। साल कौन कौन सा है? 1966 से 69, 66 से 69, या ऐसे होता है असल में 66 से 67, 67 से 68, 68 से 60, ये हो गए 3 साल आपके। ओके, बताइए सबसे पहली चीज क्या की होगी हमने इन 3 एनुअल प्लान्स में? क्या हमने लोन लिया? लोन लिया आईएमएफ से? लिया ना ऑलरेडी? लोन ले लिया तो बीओपी क्राइसिस थोड़ा बहुत ठीक हो गया लोन लेने के बाद। एक्सपोर्ट भी बढ़ाए, थोड़े बढ़ाए, कैसे? डिवैल्यूएशन करा के, है ना। तो हमने देखा भाई अब बीओपी क्राइसिस थोड़ा टाल तो दिया हमने, मेन जो प्रॉब्लम थी वो थी फूड सिक्योरिटी की, शॉर्टेज ऑफ फूड। तो इस 3-5 एनुअल प्लान्स में हमने क्या कहा? वी आर नाउ फोकसिंग ऑन एग्रीकल्चर, सो वी स्टार्टेड द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी, द न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी। न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी का मकसद क्या था? टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, है ना, वही तो मकसद होगा। तो इसने इन्होंने कहा कि ये कैसे करेंगे हम? इन्होंने कहा एक ही काम करना पड़ेगा, टेक मॉडर्नाइजेशन। क्या करना पड़ेगा? टेक मॉडर्नाइजेशन, टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन। तो आ गया आपका मॉडर्नाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव, आया ना, और लिखा ना कल। अब क्या देख रहे हो ऐसे ही रबूत की तरह? टेक मॉडर्नाइजेशन। और टेक मॉडर्नाइजेशन में हमने 3 चीजें की। पहली चीज, हमने प्राइवेट इरिगेशन फैसिलिटीज शुरू की, क्योंकि हमने देखा हमारी गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो पूरी इंडिया में एग्रीकल्चरल में इरिगेशन प्रोवाइड कर सके। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को इरिगेशन में काम करने का मौका दिया, प्राइवेट इरिगेशन फैसिलिटीज। हमने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स पे सब्सिडी देना शुरू किया, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। फर्टिलाइजर से क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ती है, घटती है? बढ़ती है। और हम कौन से फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते थे? एनपीके। नॉन परफॉर्मिंग कैपिटल। सोडियम, फॉस्फोरस एंड पोटैश। सोडियम और नाइट्रोजन नहीं किया यार, यहाँ पर हमने फॉस्फोरस किया, ठीक है ठीक है। नाइट्रेट, फॉस्फोरस एंड पोटैश। and this was in the form of urea. Urea. ओके तीसरा चीज क्या किया? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV। अब एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ानी है, इरिगेशन के लिए सिस्टम खत्म किया, इरिगेशन में अलाउ किया इसको, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड भी दे दिया। अब क्या चाहिए आपको? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स।
हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स क्या है? ये वो वैरायटी है सीड्स की जो हाई यील्ड आपको देगा, ठीक है ना, हाई आपको यील्ड देगा। आप उसको प्रोड्यूस करोगे, सीड को डालोगे, आपको ज़्यादा यील्ड मिलेगा। तो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स में आपका यहाँ से ही शुरू हो जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों शुरू करनी पड़ी अब समझ आ गया आपको। और ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने दो फेजेस देखे, फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 था आपका 1965 से 75, 1965 से 75। फेज 2 था आपका 75 से 85। तो हमने ये ग्रीन रेवोल्यूशन फेजेस में शुरू की। बताइए ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले ये वर्ड इस्तेमाल किसने किया? विलियम गाउट, USAID. The word was first used by William Gout, the director of United States Agency for International Development. Director of United States Agency for International Development. ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किसने की? नॉर्मन बोरलॉग। ये हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स इन्होंने ही बनाए थे। एंड ही वॉज फ्रॉम मेक्सिको। मेक्सिको, नॉर्मन बोरलॉग। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन किसने शुरू किया? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। स्वामीनाथन with the Union Minister सुब्रमण्यम। तो इन दोनों ने मिलकर इंडिया में दे स्टार्टेड द ग्रीन रेवोल्यूशन। और इंडिया में जो इन्होंने शुरू किया ग्रीन रेवोल्यूशन, आपको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स चाहिए ना, तो सीड्स पे हमने कौन से सीड्स लेकर आए पहले? तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन में इंडिया में हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स की शुरुआत की। एंड द सीड्स लॉन्च्ड इन इंडिया वर व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस। सबसे ज्यादा हाई लेवल पे आपने व्हीट का ही इस्तेमाल किया है। और द हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स ऑफ व्हीट यूज्ड इन इंडिया, वह दो व्हीट्स का नाम लिखिए। एक था आपका सोनोरा 64, सोनोरा 64, and the other was Lerma Rojo. Lerma Rojo, the high yielding variety of wheats. Now what was the first phase and second phase? अब देखिए यहां पर जो आप देख रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन का फर्स्ट फेज 65 से 75 एंड 75 से 85। आपको फेजेस में शुरू करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रैटेजी में आपने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स दिए। क्या ये सीड्स आपको सस्ते में मिलते? क्या ये इरिगेशन फैसिलिटी जहां पर प्राइवेट सेक्टर जो देता आपको इरिगेशन, क्या वो इरिगेशन आपके फार्मर्स खरीद पाते? नहीं खरीद पाते, क्योंकि हमारे फार्मर्स स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा है, उनके पास ज़्यादा पैसा, तो ना ही ये बड़े बड़े कंपनी से सीड्स खरीद पाते, ना ही ये प्राइवेट लोगों से ये ले पाते, ना ही ये फर्टिलाइज़र ले पाते। तो हमने फर्टिलाइज़र में तो इनको सब्सिडी दे दी, क्या आप कर लो NPK इस्तेमाल। फिर आपको हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेना था। अब यहाँ पर गवर्नमेंट का ऑलरेडी सबसे बड़ा फिस्कल डेफिसिट है, गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रॉब्लम में है, तो वो अब हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पर भी सब्सिडी नहीं दे सकती थी। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि क्यों ना एक काम किया जाए, जो वेल ऑफ स्टेट्स है, जहाँ पर फार्मर्स का अच्छा खासा इनकम है, हम वहाँ पर पहले ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करते हैं। तो हमने हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स पहले सप्लाई किया वेल ऑफ स्टेट्स में।
जैसे आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जहाँ पर जो आपके फार्मर्स थे वो वेल ऑफ थे पहले ही, तो वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है इन द फर्स्ट फेज इन कुछ स्टेट्स में। और हमने ये कहाँ किन क्रॉप्स से शुरू की थी? वीट और राइस से, खासकर वीट से। उसके बाद सेकेंड फेज में यानी 75 से 85 आपने फिर धीरे धीरे इसको बाकी स्टेट्स में फैलाया और बाकी क्रॉप्स के भी हाई यील्डिंग वेराइटीज लेकर आए। ठीक है, तो फर्स्ट फेज में इट वाज लिमिटेड टू सम स्टेट्स एंड लिमिटेड टू सम क्रॉप्स। सेकेंड फेज में इट वाज एक्सपैंडेड टू अदर स्टेट्स एंड एक्सपैंडेड टू अदर क्रॉप्स। समझा? दिस इज द बेसिक डिफरेंस, द ग्रीन रेवोल्यूशन जो आपका फर्स्ट और सेकेंड फेज का था। ओके, चलिए आगे। अच्छा, अब आपके जो फर्स्ट फेज में आपने जब इसको लॉन्च किया वेल ऑफ स्टेट्स में, जैसे पंजाब है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, तो यहाँ पर जो फार्मर्स थे आपने फार्मर्स को बोला नो जस्ट लुक इनटू दी सीड्स वगैरह आप इस्तेमाल करो। तो फार्मर्स ने कहा ठीक है कर लेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा लोन तो चाहिए, फाइनेंस चाहिए। पर ये अब फार्मर लोन लेना चाहता है ताकि वो हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स खरीद पाए। फाइन, लेकिन क्या ये बैंक्स इनको लोन देंगे? नहीं देंगे, बिकॉज एग्रीकल्चरल लोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की लोन होता है। क्या होता है? रिस्की लोन होता है। और हमने ऑलरेडी पढ़ा सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में, इसी टाइम पे 1951 से 61 लोन जा रहा था किन की ओर? इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर, और एग्रीकल्चर को ज़्यादा लोन नहीं जाता था। तो इसीलिए हमने 1969 में क्या किया? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। आपने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया, गवर्नमेंट ने बैंक्स को खरीदा ताकि वो एग्रीकल्चरल लोन दे सके, ताकि फार्मर्स यहाँ से लोन लेंगे, हाई यील्डिंग वैरायटी खरीदेंगे और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन शुरू करेंगे। सो आपके थर्ड एनुअल प्लान में 1969 में, थर्ड एनुअल प्लान में 1969 में ही हुई थी ना नेशनलाइजेशन ऑफ 14 बैंक्स। 14 बैंक्स, तो हमने 14 बैंक्स की नेशनलाइजेशन की। फिर सेकेंड फेज कब हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का? 75 से 85। फिर इसमें हमने सेकेंड नेशनलाइजेशन की इन 1980, जिसमें हमने 6 बड़े बड़े बैंक्स को नेशनलाइज किया। ये लिखाया था ना उधर, ये वही चीज़ है। अब कनेक्ट हो रहा है? ठीक। तो फर्स्ट फेज में 1969 में नेशनलाइजेशन हुई, फिर सेकेंड फेज में 1980 में नेशनलाइजेशन हुई बैंक्स की, ताकि बैंक सब एग्रीकल्चरल लोन दे सके। फिर दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। पढ़ा है ना मैंने? प्रायोरिटी सेक्टर्स, दैट टू स्टार्टेड इन 1969। तो आपने बैंक्स को क्या बोला, चाहे प्राइवेट सेक्टर है पब्लिक सेक्टर, उनको बोला कि आपको 40% ऑफ द टोटल एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट, टोटल क्रेडिट का 40% देना है किसको? प्रायोरिटी सेक्टर्स को। इसमें एग्रीकल्चर को 18% जाता था, लिखा ना उधर। और 18% में 10% किसको जाता था? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लिखा? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो थर्ड एनुअल प्लान जैसे ही खत्म होता है, आपका सेकेंड फेज शुरू हो जाता है। बस ये थोड़ा सा इसमें लिखो, सेकेंड फेज। अब थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आ गई ना। थर्ड 5 ईयर प्लान में जो दिक्कतें थी, तो 3 एनुअल प्लान्स में आपने थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी क्रिएट कर ली है। तो आपने अब लॉन्च क्या किया? फोर्थ 5 ईयर प्लान। क्या लॉन्च किया? जो सेकेंड फेज का पहला प्लान है। एंड इसका डेट कब से कब तक? 1969 से 1974 तक। अच्छा मुझे बताइए, फोर्थ 5 ईयर प्लान से पहले 3 एनुअल प्लान या उससे पहले थर्ड 5 ईयर प्लान, उसमें इन्फ्लेशन कम थी या ज्यादा? ज्यादा थी ना। तो इसमें आपका फोकस क्या रहेगा? प्राइस स्टेबिलिटी। क्या? प्राइस स्टेबिलिटी, ये इसका मेन फोकस था। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी, उसके साथ साथ इन्फ्लेशन तो थी ही, दूसरा फॉरेक्स कम था ना। सेल्फ रिलायंस ऑन फॉरेक्स, सेल्फ रिलायंस ऑन फॉरेक्स, फॉरेक्स थोड़ा बढ़ाना है। सेल्फ रिलायंस ऑन फॉरेक्स। कुछ ऑब्जेक्टिव्स लिखिए फोर्थ, इसके बाद ही सेल्फ रिलायंस ऑन फॉरेक्स के बाद ग्रोथ विद स्टेबिलिटी।
growth with stability, establishment of socialist order, ये भी इसका स्टेटेड ऑब्जेक्टिव था. क्वेश्चन बन सकता है ये ऑब्जेक्टिव कौन से 5 ईयर प्लान का था. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्ट ऑर्डर, ग्रोथ विद जस्टिस, ग्रोथ विद जस्टिस. अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इस प्लान ने एक कमाल की चीज की इन ऑब्जेक्टिव्स में. इसने कहा कि हमें पॉवर्टी को टारगेट करने की जरूरत है. किसको? पॉवर्टी को टारगेट करने की जरूरत है. पॉवर्टी को कम करने की जरूरत है शॉर्ट में. क्यों? बिकॉज इसी 5 ईयर प्लान में एनएसएसओ ने एक सर्वे किया था. एनएसएसओ ने एक सर्वे किया था और एनएसएसओ ने सर्वे में कहा दैट 55% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज लिविंग अंडर पॉवर्टी. 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज अंडर पॉवर्टी. ये जो पॉवर्टी निकाली इन्होंने, पॉवर्टी निकालने का मेथड होता है कि आप कैसे कंसिडर करेंगे कौन पुअर है और कौन पुअर नहीं है. तो उसके लिए उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, द लकड़ावाला कमेटी. तो लकड़ावाला कमेटी ने कैलोरी इनटेक के बेसिस पे ये बताया कि गरीब कौन है और कौन नहीं है. तो उन्होंने बोला कि जो 2000 कैलोरीज दिन में नहीं लेता है वो क्या है? वो गरीब है, वो पुअर है. तो कैलोरी इनटेक के बेसिस पे उन्होंने निकाला कि आप दिन में कितना खा पाते हो, कितनी रोटियां ले पाते हो. तो बड़ा सर्वे होता है इंडिया के अंदर जिसमें ये कैलोरी इनटेक के बेसिस पे दैट वाज एक्चुअली पुट फोर्थ बाय द लकड़ावाला कमेटी. उन्होंने कहा कि 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर पॉवर्टी. अब ये एक सर्वे कब होता है? किस प्लान में? 4th 5 ईयर प्लान में. इससे पहले आजाद हुए कितने साल हो गए बताओ? 20 साल हो गए ना, लगभग 20-25 साल हो गए. ठीक, यानी 25 साल के इंडिपेंडेंस के बाद भी हमारी आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इज स्टिल अंडर पॉवर्टी. सो दिस वाज द टाइम जब प्लानिंग कमीशन ने ये एक्सेप्ट किया दैट ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड इन इंडिया. ट्रिकल डाउन थ्योरी हैज फेल्ड इन इंडिया. जो हमने अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रैटेजी अपनाई थी, एक पर्टिकुलर सेक्टर में सरप्लस जनरेट करेंगे, फिर वो ट्रिकल डाउन करेगा, लोगों को ऊपर उठाएगा, वो इंडिया में काम नहीं कर रहा. सो दैट वाज व्हेन द प्लानिंग कमीशन एक्सेप्टेड that the trickle down theory has failed in India. और ये it has failed in their objective of social justice. उनका objective है ना? So trickle down theory has failed in India in their objective of social justice. In their objective of social justice. ठीक है? समझ आ रहा है? अब भूलेगा? चलो बंद करो इसको.